मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी इंडियंस हैं अफगानिस्तान के अंदर, भागो, सारे के सारे भागो। ये पिछले 48 घंटों की डेवलपमेंट्स हैं। ऐलान कर दिया इंडिया ने कि हमारे सारे जो सिटीजन्स हैं निकलें वहाँ से, फौरी तौर पर निकलें, पहली फ़्लाइट से निकलें। महीना भर पहले भी इंडिया के अफगानिस्तान के अंदर 4 सफारत खाने थे, 4। एज इफ अफगानिस्तान ना हुआ अमेरिका हो गया। इतने सारे कौंसलेट्स और एम्बेसी अलग से है, वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि इंडिया के 3 तो बंद थे ना, 4 में से 3 बंद हो गए विद इन स्पान ऑफ 3-4 वीक्स। 3-4 हफ्तों के अंदर 3 बंद हो गए थे, एक खुला हुआ था। और मज़ार शरीफ के अंदर जो इनका आखिरी कौंसलेट इंडिया का था वो बचा हुआ था, वो भी बंद कर दिया गया है कल। और अमले को स्पेशल जहाज़ से वापस इंडिया लाने की कोशिशें जारी हैं। जब से इंडिया के कौंसलेट्स बंद होना शुरू हुए ना, इससे चंद रोज़ कबल पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि इतने सारे कौंसलेट्स, वो भी ऐसे मुल्क में जिसका आपके साथ कोई बॉर्डर ही नहीं है, तो ये गैर ज़रूरी है। और है भी इतना छोटा मुल्क, तो आई थिंक ये गैर ज़रूरी है। ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, ये गैर ज़रूरी है। एक छोटा सा मुल्क है भाई, आपके साथ इसका बॉर्डर नहीं है, आप 4 कौंसलेट उधर रख के क्या कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के अल्फाज थे और उन्होंने इसको गैर ज़रूरी कहा था कि ये गैर ज़रूरी हैं। बेसिकली शाह महमूद कुरैशी वाज स्पीकिंग फ्राम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये हम आपको बता दें, ही वाज स्पीकिंग फ्राम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। महीना भी नहीं हुआ, चारों के चारों कौंसलेट्स पे ताला लग गया। इंडिया ने खुद ही ताला लगा दिया। ये याद रहे कि शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब रहे। पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उस पावर को जो कि असल में पाकिस्तान के मामलात देख रही होती है। इसके अंदर फ़ौज आ जाती है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर फ़ौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हुकूमत के अहम लोग, ये सारे मिल के इस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान में यूज़ होती है, इस्टेब्लिशमेंट। ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इस तरह से। अब इसमें फ़ौज भी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, हुकूमत के भी लोग होते हैं अहम तरीन, लेकिन इसमें फ़ौज एक अहम फैक्टर होता है ऑलवेज सिक्योरिटी के हवाले से। तो शाह महमूद कुरैशी इनके इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं और पाकिस्तान के जो चंद बेहतरीन दिमाग हैं, चंद जो बेहतरीन जहन हैं, उसमें उनका शुमार होता है। इसीलिए इनको कई बार पहले भी इस अहम तरीन ओहदे पे रखा गया है, फॉरेन मिनिस्टर वाले ओहदे पे, क्योंकि परहैप्स ये सबसे बेहतरीन चॉइस है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप इनके इंटरव्यूज़ नोट करें ना, या इनकी स्पीचेस नोट करें, तो एक चीज़ नज़र आएगी आपको, एक एक लफ्ज़ सोच सोच के बोल रहे होते हैं। सोच सोच के अल्फाज का चुनाव जो इनका होता है ना, वो बड़ा ही एक केयरफुली कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ा असरअंदाज तरीके के साथ जवाब देते हैं। चंद रोज़ कबल आपको याद होगा फ़लस्तीन के मामले पे एक बड़े वेस्टर्न मीडिया आउटलेट ने इनसे सवाल किया कि आप इजराइल के बारे में बात करते रहते हैं, आप कहते रहते हैं कि इसराइल जो है ये मीडिया को कंट्रोल करता है, दुनिया की को, तो कैसे कंट्रोल करता है। अब वेस्टर्न मीडिया इनसे पूछ रहा है कैसे कंट्रोल करता है। तो शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा था, सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब दे दिया, और वो लफ्ज़ दुनिया के कई मुल्कों में उस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया था। इजराइल मीडिया को कैसे कंट्रोल करता है, इस वेस्टर्न मीडिया के इस सवाल के जवाब पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था डीप पॉकेट्स। अब ये टॉप ट्विटर ट्रेंड बन गया था, एक लफ्ज़, डीप पॉकेट्स। सो ही इज़ अ फैब्युलस पर्सनैलिटी, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने एक अपना सबसे शायद बेहतरीन बंदा इस अहम तरीन पोस्ट पे लगाया हुआ है इस वक्त। इंडिया के लिए उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में इंडिया की प्रेजेंस ज़रूरत से ज़्यादा है। शायद शाह महमूद कुरैशी को नज़र आ रहा था कि हालात किधर जा रहे हैं, और महीना भी नहीं हुआ सारे कौंसलेट्स पे ताला नज़र आया हुआ है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि गनी सरकार की रिक्वेस्ट के बावजूद इंडिया ने एयरफोर्स देने से साफ साफ मना कर दिया। भाई यही करना था तो 2011 के अंदर तोर्रम खान बनने की क्या ज़रूरत थी? क्यों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था अफगानिस्तान के साथ? अब जब गनी सरकार को नीड पड़ी है तो आप पीठ दिखा के कट लिए उधर से। वही बात कि दोस्ती है, वही पॉलिसी हो गई ना, दोस्ती है लेकिन दोस्ती नहीं है। इंडिया ने अब भी वही किया अफगानिस्तान के अंदर जो कि उसने सोवियत जंग में शिकस्त के बाद किया था। ये इंडिया की 3 डेकेड्स के अंदर दूसरी बड़ी शिकस्त हुई है अफगानिस्तान के अंदर।
अब हालात ये हो गई है कि कल अफ़गान तालिबान ने 8वां प्रोविंशियल कैपिटल फतह कर लिया है 6 दिन के अंदर, और यही हाल रहा तो 31 अगस्त अमेरिका के निकलने की डेडलाइन, इससे पहले ही ना हुकूमत अनाउंस हो जाए काबुल के अंदर नई हुकूमत। बगलान सूबे का कैपिटल पुल खुमारी भी गया गनी सरकार के हाथ से कल रात। और कल रात को ही हमने आपको बताया था कि इंडिया मज़ार शरीफ वाला कॉन्सर्ट बंद करके जा चुका है, क्योंकि अफ़गान तालिबान मज़ार शरीफ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रह गए हैं। और अब नई रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि दे आर इन द सिटी, और मज़ार शरीफ भी आ गया है तालिबान के पास। अच्छा, अब ये जो बगलान सूबा इन्होंने लिया है, बगलान, इसका कैपिटल पुल खुमारी भी इन्होंने ले लिया है। तो इसकी क्या अहमियत है? ये जो रात को पुल खुमारी पे इन्होंने कब्ज़ा किया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह है ये पुल खुमारी। अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल, जहाँ से अशरफ गनी की सरकार चल रही है और जो कि हिचकोले खा रहा है, कभी भी गिर सकता है। काबुल की जो बिजली है ना, बिजली, सारी एम्बेसीज उधर हैं, सारे अहम तरीन ऑफिस उधर हैं। काबुल की जो बिजली है ये आती है उज़्बेकिस्तान मुल्क से, और वो जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन है ना जो कि काबुल जाती है, ये गुजरती है बगलान से, बत्ती गुल। काबुल की बिजली अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में आई हुई है, जब चाहे स्विच ऑन करें, जब चाहे स्विच ऑफ करें। दैट मीन्स लग यूँ रहा है कि अब काबुल ज़्यादा दूर नहीं है। ऑलरेडी काबुल के आसपास का पूरा इलाका अफ़गान तालिबान के पास आ चुका है। और मज़े की बात यह है कि जिस अफ़गान आर्मी को इंडिया ने ट्रेनिंग दी थी, जिस पे 89 बिलियन डॉलर्स लगे, पुल खुमारी पर भी बिना लड़े उन्होंने हथियार डाल दिए। अक्सर इलाकों के अंदर फ़ौज ने सरेंडर किया है वहाँ पे। अब जो लोग सरेंडर कर रहे हैं, इनके लिए अफ़गान तालिबान ने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि मुस्तकबिल में जो हम फ़ौज बनाने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की, उसमें ये लोग हम शामिल करेंगे। ये ज़रा मैप देखें आप, फर्रा सूबा है अफ़गानिस्तान का, और ये ईरान के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। ये भी गया, ये भी अफ़गान तालिबान ने ले लिया है कल। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ और 8 सूबे गए गनी सरकार के हाथ से। अच्छा, उधर गजनी शहर के अंदर भी दाखिल हो गए हैं अफ़गान तालिबान, और गालिबन आज शाम तक ये भी फॉल होने जा रहा है गजनी। गजनी की अहमियत क्या है? ये सारे जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं ना, उन इलाकों को पहले टारगेट कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट एक हैसियत रखते हैं। गजनी की अहमियत यह है कि गजनी काबुल और कंधार के बीच आता है, तो यहाँ गजनी में आके बैठने का मतलब है कि काबुल और कंधार के बीच की सप्लाई लाइन आपने काट दी। अच्छा, अफ़गान तालिबान इस वक्त तमाम उन इलाकों में काबिज हो गए पहले ही जहाँ से अफ़गानिस्तान में दूसरे मुल्कों से गुड्स आ रहे होते हैं, और वो अब टैक्स लेना शुरू कर दिया है उन्होंने, जो कि गनी सरकार ले रही थी, अब ये इन्होंने लेना शुरू कर दिया है, जो कि गुड्स इंटर हो रहे हैं मुल्क के अंदर। अच्छा, महाना गनी सरकार को इससे 3 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, ये बात याद रहे। 3 करोड़ डॉलर्स का महाना उनको टैक्सेस की मद में जो मिलते थे उसका नुकसान हो रहा है। और अफ़गान तालिबान ने इंपोर्ट ड्यूटी जो वो ले रहे हैं गनी सरकार की जगह वो ले रहे हैं ना, तो 40% कम कर दिए उन्होंने। 40% इंपोर्ट ड्यूटी जो कि अफ़गानिस्तान में माल जा रहा है उस पर कम कर दिए। उन्होंने कहा है कि अगर इतनी बड़ी ड्यूटी लगा के बैठा हुआ है गनी, तो फिर तिजारत कैसे बढ़ेगी? मुल्क के अंदर ट्रेड बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए ताकि चीज़ें सस्ती हों, लोग ज़्यादा ख़रीदें, इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तो उन्होंने कहा कि ये गनी सरकार बेवकूफ़ी कर रहा था, इतनी ज़्यादा उसने इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखी हुई थी, 40% गिरा दो। यानी पहले अगर किसी भी चीज़ पर 100 रुपये की ड्यूटी थी तो अब ये ले रहे हैं 60 रुपये। एज अ रिज़ल्ट वो चीज़ मार्केट में सस्ती बिक रही है वहाँ पे, और अगर सस्ती बिकेगी तो ज़ाहिर है उसकी ज़्यादा सेल होगी और इकोनॉमी उठने में मदद मिल सकती है। तो उन्होंने अपने नए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट करना उन्होंने शुरू कर दी हुई हैं। और इस बीच इंडिया मसरूफ़ है इस चीज़ में कि एम्बसीज़ और काउंसलेट्स के अंदर जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं इनको कैसे निकालें, किस तरह उनको निकालें, और तमाम शहरियों से कह दिया है कि भागो सब इधर से, टोटल जबरदस्त। मतलब ये क्या था खुदा जाने, ये क्या क्या मतलब ये सारा क्या मीडिया प्रोपेगेंडा था या ये क्या चल रहा था? यानी यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी जो गाने गाए जा रहे थे, मोदी साहब अशरफ गनी को खिताब दे चुके थे कि तुम शेर खान हो, मैं विजय हूँ। अमेरिका अभी निकला नहीं है वहाँ से, और इंडिया पहले ही निकल गया, अमेरिका से पहले निकल गया।
6 महीनों की रेजिस्टेंस की बातें हो रही थी, इधर तो 6 दिन की रेजिस्टेंस नजर नहीं आई इंडिया की जानिब से। अरे भाई 20 साल पैसे लगाए, फौज बनाई, ट्रेनिंग दी, और वो जो फौज जिसको ट्रेनिंग दी है 6 दिन भी नहीं टिक पा रही है वहां पे अमेरिका के जाने के बाद। 6 दिन अभी सही फॉल हो गई है। ये ट्रेनिंग है, इस पे $89 बिलियन लगा दिए गए। इतना पैसा, $89 बिलियन, और ये रिजल्ट निकला है। अच्छा, यहाँ माजरत के साथ कोई मैसेज अच्छा नहीं गया रीजन में, इस पूरे रीजन में, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में, ये मैसेज कोई अच्छा नहीं गया बीजेपी सरकार के लिए। ये जिस तरह से मामलात धपड़धूस हुए हैं ना अफगानिस्तान के अंदर, इसका एक बहुत ही बुरा मैसेज गया है। और वो क्या मैसेज गया है? 2019 में अपनी इलेक्शन कैंपेन में जान डालने के लिए इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले मोदी जी ने एक ड्रामा किया था, आपको याद होगा, एक हरकत की थी। इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर जंगल में पेलोड गिरवाते हैं, और इस पे फिर मौसूफ फिल्में बनवाते हैं, इंडियन मीडिया को लगा देते हैं, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, बुक्स लिखवाते हैं, जहां जाते हैं, जिस जलसे में जाते हैं, कहते हैं हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। एक भरपूर किस्म की इलेक्शन कैंपेन बिल्ड की गई इस पे, और उसका नतीजा भी निकला, वो जीत भी गए। लोगों को ये दिखाते रहे कि भाई मैंने तो पता नहीं कोई बहुत बड़ी एक जंग जीत ली हुई है। हालांकि पाकिस्तान के रेस्पॉन्स पे काफ़ी जगहसाई हुई इंडिया की दुनिया भर में, लेकिन फिर भी दाद देनी पड़ेगी बीजेपी के मीडिया जो मैनेजमेंट टीम है ना उनको। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन की और ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, मोदी साहब जीत गए। अब बॉटम लाइन ये है कि मोदी जी इंडियन एयरफोर्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस गनी सरकार को वो ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि तुम मेरे शेर खान हो, तुम मेरे दोस्त हो, उसकी हेल्प के लिए एयरफोर्स का जहाज़ तो छोड़े, एक रिक्शा तक नहीं भेज रहे वो। इस पे रीजन के बाकी मुल्क क्या क्या, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स क्या सोच रहे होंगे कि इज़ इंडिया अ रिलायबल फ्रेंड, इज़ मोदी अ रिलायबल फ्रेंड? वो यही सोच रहे होंगे ना कि ये तो किसी काम के नहीं निकले। अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए तो फौज पूरी की पूरी एयरफोर्स को इस्तेमाल कर दिया, और यहाँ पे 2 जहाज नहीं दे पा रहे हैं उनको। तो वो जो मोदी जी कहते रहते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मेरे पर्सनल रिलेशंस हों मुल्कों के साथ, उनके हेड्स ऑफ द स्टेट्स के साथ, कोशिश करता हूँ कि केमिस्ट्री बने मेरी, वो खुद कह चुके हैं। तो पता है कौन बिलीव करेगा इसके बाद कि आप मुश्किल वक्त में उनकी हेल्प ही नहीं कर पा रहे, लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे, तो कौन बिलीव करेगा मोदी साहब को? कैसे पर्सनल रिलेशंस बनेंगे? देखें, चीन खड़ा है ना म्यांमार की फौज के साथ, कोई हाथ लगा के दिखाए ना उनको, उनकी हुकूमत को कोई धपड़धूस करके दिखाए ना। चीन खड़ा है उनके पास, और यूनाइटेड नेशंस में कोई करारदाद ला कर दिखाए म्यांमार की फौज के खिलाफ। चीन है ना पीछे, चाइना इज राइट बिहाइंड इट्स फ्रेंड्स, वेयर इज इंडिया? चीन तो अपने हर दोस्त के पीछे खड़ा हुआ नजर आता है आपको। इंडिया किधर है? डंप कर दिया इन्होंने अपने एसेट्स को अफगानिस्तान के अंदर भी। तो इसका किस कदर ख़राब असर पड़ने जा रहा है रीजन में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और तमाशा लगने जा रहा है। सेंट्रल एशिया से इंडिया आउट हो चुका है, मुकम्मल तौर पर आउट हो चुका है। वहाँ का इलाका पूरा गया इंडिया के इन्फ्लुएंस से। साउथ एशिया के अंदर भी ले दे के 1-2 मुल्क बचे हुए हैं, सिर्फ 1-2 मुल्क बचे हुए हैं जहाँ पर बराए नाम इंडिया की प्रेजेंस मौजूद है फिर भी। तो ये एक बड़ा ही नाकाबिले तलाफी किस्म का नुकसान मोदी साहब इंडिया को पहुँचा चुके हैं।